लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी कर रहे थे और इलास्टिसिटी में स्ट्रेस स्ट्रेन देखे थे हम लोग, और साथ ही साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं बताया था मैंने शायद। नहीं। इलास्टिक ऑब्जेक्ट एज ए स्प्रिंग, ऐसा कुछ बताया था। सर लास्ट कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी था। नहीं, वो तो ठीक है, बट बताया होगा कि स्प्रिंग भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू YA/L होती है, ऐसा कुछ बताया था। नहीं सर। नहीं बताया था, मुझे क्यों याद आ रहा है कि बताया था। अच्छा, हो सकता है मुझे गलत याद है। चलो देखते हैं, चलो फिर तो शुरू करते हैं। शायद बताया था, फिर भी देखते हैं एक बार नोट। कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस बताया था। देखो यहीं पे बताया था ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यही YA/L होता है। यस। याद आया। यस सर। चलो आज हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, जिसको इस चैप्टर में स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरल नेम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है हर टाइप के स्ट्रेस के लिए, मैं मान लो आपको लीनियर स्ट्रेस के लिए बताता हूँ। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स F लगा, और ये इसका नेचुरल लेंथ है, और इसमें एक्सटेंशन x है। तो क्या होगा कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो तो इधर लगेगा kx, है ना। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वही आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। So elastic potential energy is negative of work done by resistive force। यही होगा, दुनिया में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होता है यही होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस सर। और ये हमेशा टुवर्ड्स अ पॉइंट है, सेंट्रल फोर्स है तो कंजर्वेटिव है। सो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ kx dx, जब एक्सटेंशन x है तो फोर्स kx लगा, और फर्दर dx डिस्प्लेसमेंट में तो x फोर्स इधर और dx डिस्प्लेसमेंट इधर, तो kx डॉट dx फ्रॉम 0 टू x ऐसा होगा। सो माइनस ऑफ kx dx इंटू cos 180 डिग्री। kx वेक्टर किधर है, इधर है, इधर है ना kx वेक्टर फोर्स, और dx वेक्टर किधर है, इधर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन इज यही होगा।
होगा ऐसा? समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर। चलो, स्प्रिंग नहीं है तो तुम्हें लग रहा होगा के एक्स क्या है, इसलिए मैंने पहले पूछा था। के छोड़ो, एफ है, रेजिस्टिव वाला एफ ऐसा लिख सकते हैं। के एक्स लिखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स एफ आर डॉट डी एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब ये जो हाँ सर। रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, तो इलास्टिसिटी से आ जाओ, यंग्स मॉडुलस is equal to this resistance force per unit area stress upon strain, यही होगा, है ना? तो दैट इज x अपॉन नेचुरल लेंथ L नॉट, यही होगा। स्ट्रेन यही होता है ना, Yes. है ना? तो यहां से ये L नॉट को L लिख दो, ये इसका नेचुरल लेंथ L था। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेजिस्टिव फोर्सेस y इंटू ए अपॉन L इंटू एक्स, ऐसा होगा। यस। तो यहाँ पर लिख दिया मैं y इंटू ए अपॉन L इंटू एक्स डी एक्स। अब चलेगा, रेजिस्टिव फोर्स और dx वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो cos 180 इज -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस y a बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा होगा। तो ये एनर्जी हो गई हाफ इंटू वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था। यस। तो वो आप कोरिलेट कर पाओ, अलग से नया फॉर्मूला नहीं याद करना पड़े, इसके लिए ऐसा मैंने उस समय लिख रहा था। दैट इज सिमिलर टू elastic potential energy of a spring which is half kx square, है ऐसा? हाँ। अब देखो, अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं, तो u इज इक्वल टू हाफ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, a इंटू एल, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये हो गया हाफ एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू एक्स बाई एल इंटू एक्स बाई एल, आया समझ में? यस। सो अगर ध्यान से देखोगे तो y इंटू वॉल्यूम एक्स बाई एल स्ट्रेन होगा, और y टाइम्स स्ट्रेन इज स्ट्रेस होगा। सो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये u हो गया। सो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ऐसा कुछ हो गया। हाँ। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टाइप का कुछ हो गया, है ना? हाँ। तो एक टर्म आ गया, एनर्जी डेंसिटी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दुनिया में कोई भी इलास्टिक एनर्जी के लिए ये एक जनरल फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। इसमें इस जे को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
क्लियर है? यस सर वो एल स्क्वायर एक और बार बताइएगा कहाँ से है? लिखते चलो, देखो उसके बाद भी किसी स्टेप में पता नहीं चले कि एल स्क्वायर कहाँ से है तो पूछ लेना। एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो ऊपर ए मल्टीप्लाइड बाई एल हो गया और नीचे एक एल पहले से था। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अच्छा ओके सर। कॉपी कीजिए इसको।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस लिख लिया सबने? 1 मिनट से। इलास्टिसिटी की थ्योरी खत्म हो गई, लेकिन इलास्टिसिटी में क्या है, कुछ प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के जब तक नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो पिछली बार शायद 1-2 क्वेश्चन ही कराया था, कितने कराए थे? और 2 2 कराए थे, सिंपल क्वेश्चन हो गई। आज कुछ थोड़े से 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर इलास्टिसिटी खत्म। बट हाँ, इलास्टिसिटी की थ्योरी हो गई। अब बचा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी छोटा है, वो आज कर खत्म हो जाएगा। सरफेस टेंशन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, बट उससे पहले इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर रुको ना सर वो लास्ट का। ठीक है, जब हो जाए तो आवाज दीजिए। डन सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली भी साउंड है, न्यूमेरिकली भी अच्छा है। एक बार इसको कोशिश कीजिए। टाइम लीजिए 5 मिनट, बट खुद कीजिए। 5 से 7 मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया? No, sir. सॉल्व कर रहे हो, मैं बताऊं क्या सीन है, जैसा बोलो। 1 minute, sir. Sir, first 14. बोलो बेटा। Sir, first का 14 kg आ रहा है. 14 kg शायद सही होगा, देख लेते हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। सो M1 10 और M2 20 kg, ठीक है, मुझे वैल्यू बता देना। M1 10 kg और M2 20 kg, ऐसा कहानी है। Yes, sir. और इस पर मास मान लो M रख दिया। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, तो M + 10G होगा। Yes, sir. और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, इसको T2 बोल दो, इसको T1 बोल दो। तो इसमें टेंशन हो जाएगा M + 30 × G, ऐसा होगा। Yes, sir. आपको दिया है ब्रेकिंग स्ट्रेस, दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है 8 × 10⁸ Nm², यही मतलब है, यही मतलब है ना। Yes. Yes, sir. अच्छा, तो ऊपर वाले में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, T1/A1, और नीचे वाले में स्ट्रेस हो जाएगा T2/A2। तो T1 को मैं लिख दूंगा M + 30 × G। ऊपर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ऊपर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस 0.06 centimeters. 0.06 cm², मतलब 10⁻⁻⁴। और नीचे वाले का 0.003 डबल centimeters. 0 होगा। ऊपर में अगर 1 0 है तो नीचे भी 1 ही 0 होगा, ठीक से देखो। और दोनों में 0.00. दोनों में 2 0 है, Yes, sir. तो 0.00, यहाँ पर भी 0.00, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे। तो σ1 हो गया मेरा, G को 10 पकड़ लो, ठीक है। तो M + 30 10⁻⁻⁴, और ये भी कर लोगे तो -7 हो जाएगा।
ऊपर जाएगा तो 10⁸ हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा, समझे। यस सर। और सिग्मा 2 ये मेरा हो जाएगा m+10, m+10 नीचे 3 हो जाएगा और 10⁸ हो जाएगा, है ना। नहीं टूटने के लिए दोनों टेंशन को ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होना चाहिए। यस सर। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है? 8 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁸ यहाँ से भी हटा दो, 10⁸ यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो यहाँ से मुझे मिल गया m+30 शुड बी लेस देन इक्वल टू 48, दैट इज m शुड बी लेस देन इक्वल टू 18 kg। मतलब 18 kg से अगर ऊपर वाला मास रखेंगे तो ऊपर वाला स्ट्रिंग टूट जाएगा, इसका यही मतलब है। और यहां से हो जाएगा m+10 लेस देन 8 3 जा 24। तो यहां से मिल गया m शुड बी लेस देन 14 kg, है ना। तो 14 kg से ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला टूट जाएगा। तो यस सर। which string will break first? नीचे वाला, है ना। नीचे Yes. वाला पहले टूटेगा ना। हाँ सर। So lower string will break first, number 1। नंबर 2, मैक्सिमम मास जिससे कि कोई नहीं टूटे, वो कितना होगा? 14 kg होगा। Yes. यस। आया समझ में? यही यस सर। बोला भी था किसी ने शायद। क्लियर है सबको? यस सर। बी पार्ट शायद कर लोगे। हाँ। जल्दी से बी पार्ट करके आंसर बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बी पार्ट जल्दी करो, हो जाए बताओ।
डन सर। क्या आंसर आया? सर 2 kg। आगे बढ़े। यस सर। आंसर चेक नहीं किया है मैंने वैसे। मुझे लगता है सही होना चाहिए। सर देखो इसमें पहले वाले की स्ट्रिंग जल्दी टूटेगी। क्या। इसमें फर्स्ट वाले की स्ट्रिंग पहले टूटेगी। मतलब नहीं, M2 की स्ट्रिंग पहले टूटेगी। हाँ, अपर स्ट्रिंग पहले टूटेगी और आंसर 2 kg करेक्ट है। हाँ सर। सबका हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ। पक्का? यस। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। करो तो। दिख रहा है? यस हाँ। सर। इसको कोशिश कीजिए।
सर ये वाला बताइए ना। बताओ। यस सर। सर आंसर आ रहा है बताओ क्या आया। सर, WL/2AY। हाँ ठीक है। लेंथ L है ना, तो पूछा इलोंगेशन कितना होगा। तो पहली बात ये समझो कि इसमें इलोंगेशन हर जगह अलग अलग होगा। जैसे वो आटा जो होता है रोटी वाला, उसको उल्टा लटका दो तो देखो ऊपर का भाग पतला रहता है, नीचे मोटा रहता है। हर जगह तो टेंशन अलग अलग है ना। यस। तो ऊपर से अगर हम, ध्यान से सुनना, ऊपर से अगर हम x हाइट नीचे देखें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, ध्यान से समझना, सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो नीचे जितना मास हैंग कर रहा है उसके वेट के बराबर होगा। होगा। यस। तो यस बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये टेंशन होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ या ना। हाँ। अच्छा, तो स्ट्रेस क्या होगा, टेंशन पर यूनिट एरिया होगा। सो m अपॉन ए एल माइनस एक्स इंटू जी, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाई होता है ना। यस। तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो m अपॉन वाई ए एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस गलत लिख दिया मैं, ये स्ट्रेन हो गया। हो गया। यस। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर dx लेंथ में चेंज अगर dl हुआ, यहाँ पर dx लेंथ x डिस्टेंस पर नीचे मैंने dx लेंथ लिया, और इस dx लेंथ में अगर dl का चेंज है तो dl अपॉन dx, ये स्ट्रेन हुआ। सो m अपॉन वाई ए एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये dl हुआ। बोलो। यस। सो m अपॉन वाई ए एल माइनस एक्स इंटू जी, इधर dx इधर, ये dl हुआ। टोटल इलोंगेशन पूछा है, हाँ। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी अपॉन वाई ए एल इंटीग्रल एल माइनस एक्स डी एक्स
फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l, ये जो भी होगा वो मेरा आंसर होगा। हाँ सर। होगा। तो ये जो मुझे लगता है वो हो जाएगा mgy/al, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, दैट इज एल स्क्वायर बाई टू बचेगा, हाँ यही है। gl अपॉन 2ay, ये डेल्टा l होगा। ठीक है, हाँ सर यही है। ऐसे ही आया था या कुछ और किया था? सर वो डब्ल्यू लिया था एम जी के जगह। मतलब सर आंसर डब्ल्यू के टर्म्स में है ना, डब्ल्यू एल। क्वेश्चन में w दिया हुआ है क्या? हाँ सर। ठीक है, w कर लेना। तो इसको कॉपी कर लो, और इसको कॉपी करने के बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट। और इसको हल्के में मत लेना, सोच समझ के। तो पहले ऊपर वाला कॉपी कर लो, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड कोशिश करो निकालने की। सबको समझ आया? यस सर।
आया कुछ? हाँ सर। क्या आया? क्या आया बताओ? बोल तो सही, क्या आया? बोलेगा भाई? तो जो छोटा सा मैंने dx लेंथ लिया था ऊपर, सुन रहे हो? हाँ तो जो dx लेंथ छोटा था लिया था, उसमें जो एनर्जी du होगी उसको मैं लिख सकता हूँ J इंटू वॉल्यूम dv, दैट इज हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन होगा dl अपॉन dx का होल, ऐसा कुछ होगा। और ये डी मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ dx, ऐसा होगा। हाँ dl बाई dx क्या आया था देखो एक बार? m/y/al l minus x g। mg अपॉन y/a/l इंटू l माइनस x, ऐसा कुछ था dl बाई dx। तो इसका होल स्क्वायर यस सर। इंटू a इंटू dx, ये du हो गया। हाँ इसको अगर हम 0 टू l इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। यस तो देखो, एक a यहाँ दिख रहा है, एक a यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ का a स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना? सो m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2y/l स्क्वायर, एक y जाएगा, समझ रहे हो? हाँ सर। और इधर l माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 टू l, तो मुझे u मिल जाएगा। हाँ सर। अच्छा, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये तो होगा एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा ना। हाँ माइनस 2xl, तो 2l और x, देखना तो एक बार ठीक से सही लिखा कि नहीं। बोलो हाँ सही है। पक्का? हाँ 2l इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो नहीं, तो यहाँ फिर शायद 2 नहीं आएगा ना फिर। सर आएगा। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xl, इंटीग्रेट करेंगे ये तो एल क्यूब हो गया, ये एल क्यूब बाई 3 हो गया, ये 2l इंटू एल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया ना,
एल क्यूब है, हाँ केवल A2 नहीं होगा। ठीक है, तो यस सर। ये एल क्यूब और ये एल क्यूब कैंसिल हो गया, सो m² g² और ये हो जाएगा L/3 2 जा 6y आंसर। आया समझ में? हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यस। चलो, इसके बाद एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो एससी वर्मा वगैरह में नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3 4 4 होगा या 3 होगा? सर थर्ड। अच्छा, उसमें एक थर्ड। थर्ड होगा। हाँ, थर्ड। इसको कोशिश करो। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है यहाँ पर जो टी है उसको न्यूटन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक यूनिट है तो एन, सबको एन कर दो। अगर ये थोड़ा तुम लोगों को अगर परेशानी दे रहा है सिंबल, तो टी को न्यूटन एन कर दो, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, और ये ई का मतलब हो गया वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई बात समझ में? यस सर। इसको आप वाई कहते हो, वही यहाँ पर ई है। ई एक जनरल टर्म है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, ऊपर वाला कॉपी भी करना है, ऊपर वाला कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए।
डन सर। क्या आंसर आया? डी आ रहा है। ये आ रहा है, कैसे आया? आंसर देखा नहीं है मैंने, पता नहीं क्या है। कैसे सॉल्व किया, कौन बताएगा? बोलो। सर नॉर्मल वो फोर्स का फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला बताइए मुझे भी। एफ इंटू एल बाई वाई ए। तो एफ क्या लिया? तो अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग करके किया। पहले ब्लॉक पे कितना लिया? 5। पहले मतलब ए बी ब्लॉक पर, बी सी ब्लॉक पर और सी डी ब्लॉक पर। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर, तो इसको L1 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं और इसको L3 कह देते हैं। तो इन तीनों ब्लॉक पर फोर्स क्या क्या लिया? सर फर्स्ट वाले पे 5 इंटू 10⁻⁻² करके किया। फर्स्ट वाले पर आप कह रहे हैं 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, ऐसा बोलो, ऐसा? हाँ सर। हाँ सर वही है। सेकेंड वाले पर 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, वेरी गुड। 2 इधर, 2 इधर, तो देखो 5 2 मिला के 3 हो गया ये। हाँ हाँ सर। इस पर कितना? 1। सर 1। 1 इधर, 1 इधर। तो इन तीनों में इंडिविजुअल एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। डेल्टा L1, डेल्टा L2 और डेल्टा L3 निकाल सकते हैं, और यस तीनों को मुझे ऐड करना है। यस। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अब ये डेल्टा L होगा क्या? तो डेल्टा L अपॉन L, ये स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F अपॉन वाई ए एल, नहीं F L अपॉन ए वाई, ऐसा होगा। डेल्टा हाँ L सर कितना? हाँ सर एफ एल अपॉन वाई। तो पहले केस में F5 L L1 अपॉन एरिया ए यंग्स मॉडुलस वाई। दूसरे केस में 2 इंटू L2 अपॉन यंग्स मॉडुलस ए वाई, ऐसा होगा। यस सर। प्लस 1 इंटू L3 अपॉन ए वाई। तो ए वाई सब में कॉमन हो जाएगा। सो 5 हाँ सर। प्लस 2L2 प्लस L3 अपॉन ए इंटू वाई। वैल्यू पुट कर दीजिए। 5, L1 कितना था? 60। 60
सेंटीमीटर में और ई भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना। हाँ सर। यंग्स मॉडुलस भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए। हाँ तो यस सर। 5/60 प्लस 2 इंटू दूसरा वाला कितना है 100, 100 100, तीसरा वाला 120, 120। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10। और यंग्स मॉडुलस भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा 8 into 10 8 into 10 raised to the power 2. 8 into 10 raised to 2। तो देखो 300 प्लस 2 500 620। तो 620 अपॉन 8 into 10 raised to 3 this much सेंटीमीटर, मतलब 0.62 अपॉन 8 सेंटीमीटर। 8 8 जा 64। तो मुझे लगता है 0.08 के आसपास कुछ आंसर है क्या। सर 0.7 ऐसा है ना 0.07 है वो ऑप्शंस में। हाँ मैंने अंदाजा से किया, कौन अपना करेगा, ऊपर देख लो क्या दिया है 07 सी होगा। हाँ सर सी है। ये आंसर बोला था किसी ने, हाँ हाँ सर सर, आया समझ में। हाँ सर, यस यस सर। आगे बढ़ूं। यस पक्का। yes sir. एक और थ्योरेटिकल पार्ट है इलास्टिसिटी का जिसका कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखा है कहीं किसी बुक में, मोस्टली बोर्ड वगैरह में, या मतलब बोर्ड में ही पूछता है ये सारी चीजें, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझना जरूरी है। रीजन ये है कि हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में देखो मैंने क्या दिया होगा कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा कुछ बोला था ना, याद है, बोलना भाई। हाँ सर। अब उसमें इलास्टिक लिमिट में मैंने कहा था क्या होता है, तो जब तक इलास्टिसिटी स्टोर्ड रहती है उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, और जिस हाँ यस स्ट्रिंग फैल जाता है तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ बताया था ना। यस ये सब जो उसको थोड़ा सर। practically देखा जाए तो स्ट्रिंग के फैलने की कहानी ऐसी नहीं है। स्ट्रिंग क्या होता है, धीरे धीरे करके अपना बिहेवियर चेंज करता है। कैसे, जरा सा इसको अभी सीखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरेटिकल पार्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इन जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट का इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसे किसी भी स्प्रिंग बोल दो या इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोल दो, उस पर अगर तुम लोड इंक्रीज करते जाओगे तो वो कैसे बिहेव करता है, यही ये कहानी है। सुनना ध्यान से, लिखने का काम बाद में। सबसे पहले ध्यान आप देंगे तो ये ओ से लेकर ए तक, यहां तक क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन दिख रहा हाँ है ना। ये थ्योरेटिकल ग्राफ है, मतलब
ये हर मेटल वायर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये थ्योरी डेवलप की गई है। तो हर स्ट्रिंग में, हर मेटल वायर में ऐसा कुछ आता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, हाँ सर, वो हुक्स लॉ। इस स्ट्रेस, इसका मतलब है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही आप लोड हटाएंगे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक का लोड है। तो ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट का लिमिटिंग पॉइंट है, बाउंड्री है, दैट इज पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए के क्रॉसपॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है यहां तक प्रोपोर्शनलिटी लॉ, दैट इज हुक्स लॉ, वैलिड है। ठीक है, इसके बाद और खींच दो, मतलब अभी कहानी ऐसी चल रही है कि एक स्प्रिंग को खींचा, छोड़ा, वापस आ गया। ये कितने खींचने तक होगा? तो इतने इलोंगेशन तक होगा। इसमें जब भी छोड़ोगे ये वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा खींच दोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा और खींच दोगे तो भी इलास्टिसिटी नहीं जाएगी, वो अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग ढीला हो गया। ऐसा सुनते हो बोलने में ना? यस। है ना? तो पॉइंट बी तक भी इलास्टिसिटी खत्म नहीं होती है, इलास्टिसिटी रहती है, बट स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहता है यहाँ। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कहीं नहीं गई, इलास्टिसिटी रहती है, बट प्रोपोर्शनल का लॉ फॉलो नहीं करता है यहाँ और यहाँ के बीच में। बट जहां तक इलास्टिसिटी रहती है इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसका मतलब समझो ध्यान से अपनी लैंग्वेज में। ओ से ए तक ऐसा है कि पापा के डर से तुमको 1 घंटा पढ़ना पड़ा तो 1 यूनिट सर दर्द हुआ, 2 घंटा पढ़ना पड़ा तो 2 यूनिट सर दर्द हुआ, 3 घंटा पढ़ना पड़ा तो 3 यूनिट सर दर्द हुआ। इस तरह से कहानी चलती है ए तक। लेकिन झक मार के जब पता चलता है कि अब पापा घर में ही है, पढ़ना है ही 2 घंटे के बाद भी, तो उसके बाद भी सरदर्द बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है। समझे मेरी बात? हाँ मतलब 3 घंटा पढ़ने पर 3 यूनिट का सरदर्द हुआ, और ये 3 घंटा आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो 4 घंटा में सरदर्द 3.5 हो सकता है, बट 4 नहीं होगा। है ना? हाँ पापा जाएंगे किताब बंद, मतलब इलास्टिसिटी है अभी भी। तो इलास्टिसिटी है लेकिन सरदर्द उसी प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ा, मतलब स्ट्रेस उसी प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ा, तो उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्लियर? यस। इसके बाद अगर और फर्दर एक्सटेंड कर दोगे तो अब वो स्प्रिंग फैल गया, वापस नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो गया और प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब समझते हो? यस क्या? सर, वो फ्रेजाइल फ्रैक्चर जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी नहीं तो मतलब नहीं, प्लास्टिक बिहेवियर मतलब च्युइंगम। थोड़ा यहाँ तक फैला के छोड़ दियो यही रहेगा, और फैला के छोड़ दियो वही रहेगा। समझ गए? हाँ है ना? हाँ सर।
लेकिन और फैलाते जाओगे पतला होते जाएगा, एक पॉइंट पर जाके टूट जाएगा। हाँ Yes, sir. Yes, sir. वाला पॉइंट है पॉइंट डी, जिसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हुआ और यहाँ पे जाके वो टूट जाता है, तो उसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, है ना, परमानेंट। हाँ पॉइंट बी ऑनवर्ड्स इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो च्युइंगम बन जाता है। आपको समझाने की भाषा में कहूं तो च्युइंगम को क्या देखते हो कि च्युइंगम खा के चबा लिया, अब उसको, च्युइंगम जब नया रहता है तो पुल रहता है, छोड़ते हो ऐसा ऐसा हो जाता है, बट बहुत चबा लिया अब वो फैल गया, उसको गोल करना है गोल कर लो, खींचना है खींच लो, जैसा कर दोगे वैसा रहेगा। हाँ लेकिन खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, एक लिमिट के बाद वो टूट जाता है, स्ट्रेंथ चला जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। बी और डी के बीच एक और है सी। बी से सी तक भी स्ट्रेंथ रहता है, लेकिन अपोज करने का स्ट्रेंथ कम रहता है। जैसे 1 सेंटीमीटर खींचो, लेकिन सपोज 1 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर खींचा और जब छोड़ा तो 10 सेंटीमीटर वापस आना चाहिए, लेकिन 1 सेंटीमीटर ही वापस आया, मतलब इलास्टिक स्ट्रेंथ कम हो गया है उसका, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो रेजिस्ट करता है, तो थोड़ा रेजिस्ट करता है सी तक, और सी के बाद रेजिस्ट करना बंद कर देता है, तो पॉइंट सी को इल्ड पॉइंट कहते हैं। और इल्ड पॉइंट के बाद फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो ये एक जनरल बिहेवियर है किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसमें स्ट्रेस बढ़ाते जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा, इसको हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है। समझ आया कुछ? Yes, sir. हाँ सो कॉपी कर लो।
Done, sir. 1 minute. Done, sir. हो गया? हो गया सबका? हाँ सर. दो वर्ड और है इसी से रिलेटेड, मतलब वो क्या है कि बहुत ज्यादा मैं बताता नहीं, अगर ये नहीं रहता, टाइम है थोड़ा सा जिसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो बता देते हैं, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। एक को कहते हैं इलास्टिक फटिगनेस, नाम सुना है? नहीं नहीं। ठीक है, देखो मैं एग्जैक्टली कहीं इसका 2 मिनट, दो वर्ड है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं वही मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, ओरली समझाता हूँ। होता क्या है, लोगों को सर ने मतलब ये कोई पढ़ने का नहीं है, ऐसे समझो, सुनो, वो ऐसा वाला पेन देखते हो ना जिसको हम लोग ऊपर से टिपते हैं तो स्प्रिंग से ऊपर नीचे होता है, देखते हो ऐसा वाला पेन? हाँ तो अगर आप, Yes. हाँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो घर में ऐसे टिप 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 करते रहोगे तो तुम लोग का पता नहीं, बट हम लोग घर में बहुत डांट सुनते थे, अरे ऐसे मत करो पेन खराब हो जाएगा। नहीं समझा? बैठे बैठे अगर कुछ हाँ नहीं, समझा सर। ऐसे टिप टिप करते रहोगे ना तो उससे भी क्या होता है कि पेन खराब हो जाता है। अच्छा, अब कहोगे, ऐसे सोच, ऐसे अगर देखा जाए फिजिक्स के लैंग्वेज में तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही ऐसा हम करते हैं, है ना? हाँ सर। तो खराब क्यों होगा, मतलब खराब नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो रीजन है, इसकी वजह से जो उसका स्ट्रेंथ कम होता है, इसकी वजह से जो इसका स्ट्रेंथ कम होता है, इसको हम लोग इलास्टिक फटिगनेस कहते हैं। जैसे हम लोग भी नॉर्मल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का वही स्ट्रेंथ है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने के बाद हम लोग थोड़ा सा थक जाते हैं ना, एक आराम चाहिए होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है कोई काम करने की। ऐसी चीज इलास्टिक बिहेवियर के साथ भी है।
तो उसको इलास्टिक फटिगनेस कहते हैं। इलास्टिक फटिगनेस का ये मतलब नहीं है कि उसकी इलास्टिसिटी चली गई। सो इवन विद इन इलास्टिक लिमिट, जो जहां तक इलास्टिक लिमिट है अपने ग्राफ में पॉइंट बी तक, वहां पर भी उसको बार बार रिपीटेड स्ट्रेस स्ट्रेन कर दोगे ना, रिपीटेड स्ट्रेन दोगे उसको बार बार, पेन को ऐसे ऐसे कर, तो क्या आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, तो इससे उसके अंदर जो थकावट होती है, थकावट इन द सेंस उसका जो स्ट्रेंथ कम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक फटिगनेस, है ना। ये वर्ड समझ आया? आप तो इसको मैं मतलब एज अ डेफिनेशन ऐसा कहता हूं, स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता। इलास्टिक फटिगनेस का मतलब हुआ कि लॉस इन इलास्टिक स्ट्रेंथ, लॉस इन स्ट्रेंथ ड्यू टू repeated strain or deformation within elastic limit, even within elastic limit, ऐसा समझो। इलास्टिक लिमिट के बाहर करेंगे तब तो होगा ही, बट इवन विद इन इलास्टिक लिमिट भी करेंगे, बार बार रिपीटेड उसमें स्ट्रेन करेंगे तो भी उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है। इस फेनोमेना को हम लोग इलास्टिक फटिगनेस कहते हैं। कोई डाउट? नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, डन सर। ठीक है। तो ये एक टर्म आपको बार बार मिलेगा। मतलब ये सब क्या है कि एक्चुअल में बोर्ड वगैरह में मिलेगा, अदरवाइज ऐसे तो मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जेई वगैरह में नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ही पार्ट है वो भी, ठीक है। मैंने बताया था तीन प्रॉपर्टी पढ़नी है हम लोगों को, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। यस सर। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन लिक्विड में होता है, सॉलिड में इलास्टिक बिहेवियर हो गया। अब हम लोग विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो बाय। Okay, sir. ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.